बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये कहा था कि कानून साजी या आईनी तरमीम की जो भी कोशिश की जाएगी उसमें एक फैक्टर हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला जो है वो रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला जब भी आएगा उसके असरात होंगे। और तरमीम से पहले तफसीली फैसला तो नहीं आया, लेकिन एक और मामला हो गया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बनाऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगी। हुआ ये है, एक्चुअली सादा लफ्जों में आपको बताऊं तो हुकूमत की जो तरमीम की खुली चीज़ें करना चाह रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट उन्होंने बनाई हुई थी। बल्कि अब एक बात और भी पता चली कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो यहाँ तक ऑफर किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में आपका गवर्नर बना दिया जाएगा और तरमीम में अगर आप हमारी मदद करें तो एक खास किस्म की तरमीम के बाद गवर्नर राज भी खैबर पख्तूनख्वा में लगा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत होगी तो फिर हम उस गवर्नर राज को लंबा भी लेकर चले जाएंगे। तो इस किस्म की बातें भी जो है वो अब बाहर निकल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता फैसला करना है। वो अभी भी उन्होंने पूरा क्लैरिटी के साथ नहीं बताया कि वो किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि इस्लाहात का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन यही असेंबली जिसको फजलुर रहमान साहब कहते थे कि फॉर्म 47 की जाली असेंबली है और ये असेंबली रहने का हक ही नहीं रखती, बल्कि नया इलेक्शन होना चाहिए। तो इसी असेंबली के बारे में फजलुर रहमान साहब अब अपनी राय बदल चुके हैं और इसी के साथ वो इस्लाहात करना चाहते हैं। तो ये एक उनका यू टर्न है। अच्छा, अब हुआ यह है कि इससे पहले थोड़ा ठंडा पानी फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत की उम्मीदों ठंडा पानी डाल दिया हुकूमत की उम्मीदों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। वो जो तरमीम ये करना चाह रहे थे इस वक्त उसके ऊपर ओस पड़ गई है फिलहाल, लेकिन अभी भी याद रखिएगा खेल खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बड़ा फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, एक एक कदम बड़े ख्याल से रखना पड़ेगा। हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं किया, मखसूस नशिस्तों वाला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया हुआ था कि 7 अगस्त तक, यानी 6 या 7 अगस्त तक का टाइम था, तब तक ये बंदे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आप हिस्सा बना लेंगे और अगर आपने नोटिफाई ना किया तो ये हो जाएंगे। थी मैंने आपको 5 या 6 या 7 अगस्त को इसके बारे में वीलॉग्स भी किए थे कि अब ये लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करते हुए 41 MNAs को जो आजाद हैसियत में जीते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के थे, तो उनको तरीके इंसाफ में शामिल करे, उनको नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन ने यह करने की बजाय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक वजाहत के लिए लेटर लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त डाल दी कि जनाब हमें इसकी वजाहत दें इन चीजों की, हमारे तो फैसले की गलत तशरीह नहीं हुई और हम ये कैसे करें तो वो कैसे करें। तो बहुत सारे सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठा दिए थे। इस पर बहुत सारे लोगों ने, हुकूमत ने, हुकूमती सहाफियों ने बड़ी बगलें बजाई सकता, अब तो रिव्यू में जाएगा, अब तो जज अपनी राय बदल लेंगे, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन्होंने बड़े जमीन आसमान के कलाबे मिलाए थे, लेकिन सब लोग तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब तफसीली फैसला तो जब आएगा तब आएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी तब मारी जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त डाल दी कि जनाब इन पॉइंट्स की आप वजाहत कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ऐन उन नुकात की वजाहत कर दी या उस दरखास्त का जवाब दे दिया 4 सफ़ात की वजाहत में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूछे थे। अब ये 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिनका ये फैसला था। 5 और 8 का हुआ था ना, कादी फायदी साहब एक तरफ थे, बाकी 8 जजेस एक तरफ थे, कादी साहब के साथ 4 और थे, 5 इधर थे और 8 उधर थे, बना हुआ था। अब इसमें हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्या, एक तो देखें 7 अगस्त को ये सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग बन चुके हैं। 41 जितने भी थे ये सारे, 39 तो पहले से पीटीआई के थे, वो डिक्लेयर हो गए थे। बाकी जो 41 है 41 वो भी पीटीआई के हो चुके हैं, मैं ये कह रहा था। और उन पे डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगी। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्या, सिंप्लीफाई करते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी वजाहत की दरखास्त है इलेक्शन कमीशन की, ये एक ताखीरी हरबा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद में एक रुकावट है। इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया कि बैरिस्टर गोहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और अब इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ नहीं बदल सकता। तो ये जो ताखीर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं और जो बयान हल्फी देने वाले लोग हैं जिन्होंने बयान हल्फी दिया वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो तमाम लोगों ने बयान हल्फी दे दिया था सवाए एक आदमी के, और जिस एक आदमी ने बयान हल्फी नहीं दिया वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि वो नहीं दिया, उसकी वजह क्या है और बाकी लोग किधर है इस वक्त, और आजाद कितने बचे हैं और पीटीआई के अब कितने हो गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है जिन्होंने अपने बयान हल्फी दे दिए। अब पीटीआई ने क्या किया था,
पीटीआई को जो डेडलाइन मिली थी, पीटीआई ने सबसे बयान हल्फी लेकर ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्कि अपना भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो तस्दीकी लेटर है वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जमा करवा दिया कि जनाब हमारी जानिब से भी ये तस्दीक आपके पास आ गई है। अब जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये सामान लेकर जा रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे पे, इस्लामाबाद के दफ्तर पे छापा पड़ा था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक दफ्तर है उनका सेक्रेटेरिएट, उस पर छापा पड़ा था और बहुत सारा सामान, कंप्यूटर और सारी चीजें उठाकर थे पुलिस वाले, और वो सामान फिर वापस नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गिरफ्तार भी किया गया था। तो वहां एक पूरा खेल उस वक्त चल रहा था कि ये जो एफिडेविट है, बयान हल्फी है, इनको काबू किया जाए किसी तरह। ये खबरें भी निकली थी कि शायद वहां से बयान हल्फी उठा के गायब कर दिए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक दरखास्त भी दायर कर दी थी। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने किया था, तहरीके इंसाफ ने भी कहा था कि जनाब ये देखें जानबूझ के ताखीरी आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब ये जो आखिरी एक चीज मैंने आपको पढ़ के सुनाई कि ताखीरी हरबे जो है उनके नताइज हो सकते हैं, यानी आपको भुगतना पड़ सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब उनके ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नोटिफिकेशन जारी करे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान असेंबली का। मैक्सिमम वो ये करेंगे कि इजलास जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने खुद भी ये कहा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है सवाए इस फैसले पर अमल दरामद के। थोड़ा सा पहले जब वो तकरीर कर रहे थे वहां 5 मरतबा उन्होंने ये बात दोहराई थी, तो वही आइडिया हो जाना चाहिए सबको कि फैसले पर अमल दरामद। अब हुआ क्या, अब इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना पड़ेगा। ये बंदे तो चले गए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। हुकूमत की तैयारी क्या थी जरा आप ये भी देख लीजिए। हुकूमत ने किया ये हुआ था कि एक तो उन्होंने अपने सारे बंदे इकट्ठे किए, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, एमक्यूएम के, बाकी जितने उनके सारे इत्तेहादिये सबको इकट्ठा किया इस्लामाबाद में। हमजा शहबाज को बुलाया फ्रांस से। नवाज शरीफ साहब का भी यकीनी बनाया कि वो भी इजलास में पहुंचे, एक वोट उनका भी कीमती है। पर कौमी असम्बली मौजूद थे, सवाए एक सेनेटर उनके जो है गफूर हैदरी साहब, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है। तो इस तरह मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए थे, पीपल्स पार्टी के भी और पीएमएलएन के भी और बाकी इनके इत्तेहादियों के भी और जिनसे ये मदद मांग रहे थे उनके भी। तो सब लोग इस्लामाबाद में मौजूद थे। तो इनको लग रहा था कि इनके नंबर्स पूरे हैं और एकदम जो बंदे इधर उधर किए गए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनको एकदम मंजरे आम पे लाया जाएगा। सादुल्लाह बलोच मौजे लग गई उसकी। यानी सादुल्लाह बलोच के बारे में मैं आपको ये बताता हूं कि सीट बहुत मुश्किल। पहले खबर आई कि उनकी फैमिली को उठा लिया गया, फिर खबर आई कि उन्होंने अपने आप को हवाले करके अपनी फैमिली छुड़ा ली, अब खबर आई उनका पता ही कुछ नहीं चल रहा, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी उनकी फैमिली नहीं कर रही। तो कभी इम्कान था कि सादुल्लाह बलोच जो है वहां से वोट डाल देंगे, अब डाल ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने भी एफिडेविट दे दिया था वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। वोट डालेंगे तो काउंट नहीं होगा, और अगर वोट डालेंगे तो सीट भी जाएगी वहां पे, उनके हल्के में दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। तो ये है जनाब उनकी सूरत हाल। बहुत सारे एमएनए जो कल तक चुप थे, जो बात नहीं कर पा रहे थे, अब बड़के मार रहे हैं, बड़े खुल के सामने आ गए। बेचारे परेशान थे, उनके ऊपर बहुत इमरान खान को खुशी से छोड़ना चाहता है। इस वक्त इमरान खान का तोती बोलता है पाकिस्तान की सियासत में। मैं आगे बता दूं आज क्या हुआ इमरान खान के बारे में। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का तोती बोलता है, तो कौन उसको छोड़ के जाएगा इस भरे मेले में? कोई छोड़ना नहीं चाहता। वैसे भी इमरान खान के साथ जो लोग बच्चे हैं वो मारे खाकर बच्चे हैं। तो कई लोग मजबूरन बेचारे चुप थे, कि डरे हुए थे, कि छुपे हुए थे, लेकिन वो सारे लोग अब बोलना शुरू हो गए कि ठीक है जो करना कर लो, अब तो आप हमारे से वोट ले ही नहीं सकते। जिसमें इतनी भाग दौड़ हुई, बिल्ली चूहे का खेल हुआ, कोई छलांगे मार रहा है, कोई इसको पकड़ रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है, कोई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कोई बंदे अगवा हो रहे हैं। वो जो चौधरी साहब हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में मियांवाली के बाद, मंडी बहाउद्दीन से, वो बेचारे अगवा हो गए एमएनए साहब। उनके ऊपर पहले एंटी करप्शन का मुकदमा, फिर एक और मुकदमा, फिर कहा जी वो पता नहीं पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, फिर वो गायब हो गए लंबे अरसे तक के लिए। उनकी वालदा की वीडियो आ गई, फिर वो बाद में वो वोट ही नहीं डाल सकते, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा है। यानी इतनी कोशिश करके, इतनी मेहनत करके, इतनी भागदौड़ करके, इतने बंदों के पीछे 2 महीने बेड़ा गर्क हो गया भाग भाग के पूरे निजाम का, और सारी मेहनत मट्टी में मिल गई सिर्फ ये 4 सफात में। क्योंकि इन 4 सफात ने बता दिया कि जनाब वो तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बंदे हैं, आप किधर मेहनत करते जा रहे हैं, आप किधर भाग दौड़ कर रहे हैं। वो एक दिन एक काशिफ अब्बासी साहब का शो था, उसमें शेख वकास अकरम साहब ने बताया कि हमारे एक एमएनए को फोन आया, तो उसको फोन करके उन्होंने जरा थोड़ा सा अभी स्टार्टअप ही लिया। तो आगे से एमएनए ने कहा जी मैं तो 39 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हां, यानी मैं तो वो हूं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का डिक्लेयर हो चुका हूं, मैं तो आपको वोट डाल ही नहीं सकता।
तरमीम के लिए। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा सॉरी आपको मिल गया, अब किसी और को करना है, तो वो दूसरी तरफ मिला दिया। तो उन बंदों पे बड़ी मेहनत हुई है, बड़ी मेहनत हुई है, लेकिन सारी मेहनत जो है वो मिट्टी में मिल गई, सारा कुछ जाया हो गया, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये 4 सफहात की वजाहत डाल क्या है। वो मैं आपको बता देता हूं कि सारी मेहनत करने के बाद जब ये इकट्ठे हुए, इनको और कोई समझ नहीं आई, इन सब ने इमरान खान पे अटैक कर दिया, और अटैक किया एक ट्वीट को लेकर। यानी मैं आज बिलावल को देख रहा था कि इनकलाबी बनने के बड़े दावे किए थे बिलावल ने, जमहूरी हैं, इनकलाबी हैं। एक ट्वीट के लिए बिलावल ने वो चीखें मारी है ना वहां पे असेंबली में, मैं सुन के हैरान हो रहा था कि यार ये इतने बुज़दिल हैं, इतने कमजोर लोग हैं यार, कि हल्का शुरू हो जाते हैं पत्तों की तरह। और बेनजीर तो बहुत दलेर थी, ये बिलावल कहां से आ गया इस तरह का? इसके अंदर तो बिल्कुल बहादुरी नाम की चीज ही नहीं है भाई। यानी खड़े हो जाओ, डट जाओ। एक पॉलिटिशियन है, उसने अपनी राय दी है, और अगर वो आजादी इज़हार राय नहीं है तो फिर आप किधर हैं? दूसरा, आप यानी जो तकरीर की उसने वहां पे राजा परवेज अशरफ साहब ने तकरीर की, तो बैरिस्टर गौर साहब ने उनकी ऐसी तैसी फेर दी। अब को याद रहना चाहिए कि उनके वालिद ने एक दिन ईंट से ईंट बजाई थी, और ईंट से ईंट बजाने का बयान देकर वो पाकिस्तान से भाग गए थे। इमरान खान पाकिस्तान में ही है, वो कहता मैंने पाकिस्तान से नहीं भागना। तो अपने वालिद गिरामी का कंपैरिजन इमरान खान से करते हैं, तो मुझे पता चलता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। जब मरियम नवाज करती होगी इमरान खान से नवाज शरीफ का मवाजना, तो उन्हें तकलीफ होती होगी कि काश मेरा अब्बू इतना दलेर होता जितना ये इमरान खान दलेर है, काश वो इतना सह सकता जितना इमरान खान सह रहा है। तो बिलावल और मरियम नवाज की एहसास कमतरी तो मुझे समझ आती है, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब की मुझे समझ नहीं आई। लेकिन फिर बैरिस्टर गौर साहब ने समझाया कि ये क्यों इतना उछल कूद रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने बताया कि जनाब एक वक्त था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब हटाया गया अदालत के जरिए से, तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम बना देते हैं, सीईसी की मीटिंग हुई थी रात को, कि शहाबुद्दीन साहब को के घर में बंदे चले गए, उनको उठा लिया। फिर जनाब अचानक जनाब पता चला, नाम आया और बन गए राजा परवेज अशरफ साहब। तो बैरिस्टर गौर ने कहा बताएं जी आपको किसने बनाया था उस वक्त वजीर आजम, कौन था आपके पीछे? तो उसके फिर कोई जवाब नहीं था उनके पास। फिर जो बिलावल ने कहा उसका जवाब जब उमर अयूब साहब ने दिया, तो बिलावल साहब उठ के वहां से निकल लिए। सुनने की जरूरत भी नहीं है, सामना भी नहीं कर सकते किसी चीज का, इतने तो ये जमहूरी है। उमर अयूब साहब ने बहुत भिगो के लितरॉल की है। उन्होंने बताया कि मेरे दादा से आपके नाना जो है वो हलफ ले रहे थे, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शायद जो आप बोल रहे हैं या जिस तरह की आपने तकरीर की है, गुज़िश्ता 2 दिनों आपकी ट्रेनिंग जो है वो शायद ISPR में हुई है, इस तरह उन्होंने तनकीद की। लेकिन बिलावल पहले ही निकल गए थे, फिर उन्होंने वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। अब PMLN के साथ और हुकूमत के साथ हुआ ये कि वो भी कानून साजी करने के लिए दोबारा, क्योंकि PTI का वोटर अब वोट डाल नहीं सकता, अब ना उठाने का फायदा, ना मारने का फायदा, ना कुटने का फायदा, ना कुछ और करने का फायदा। लेकिन अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी नंबर गेम समझा देता हूं, उसको जरा आप समझ लें। सारी तकरीर जो है वो इमरान खान की ट्वीट के गिर्द घूम रही थी असेंबली में। यानी ना बिजली की बात, ना IPPs की बात, ना टैक्सेस की बात, ना IMF की बात, ना गैस की बात, ना रोटी की बात, ना इकॉनमी की बात, ना दिफा की बात, ना मुल्क में दहशतगर्दी की बात, ना मुल्क की बात, ना लकी मरवत की बात। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मसाइलिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान के किसी एक मसले पे इन्होंने बात नहीं की। पूरी पार्लियामेंट का एक ही मसला था, क्या? इमरान खान ने ट्वीट कर दिया जी। और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं मीडिया का हिस्सा रहा हूं, मीडिया के लोगों ने मुझे बताया कि जनाब हमें इंस्ट्रक्शन आई है कि आप दिन रात इस ट्वीट को पढ़ जाओ और इमरान खान की इस ट्वीट के ऊपर जो है वो आपने बात करनी है। मेरी साकिब बशीर साहब से बात हुई, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कानून से मुतालिक, मैंने उनको समझते हैं उनसे डिस्कस किया था, वो चीजें मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन 2 चीजें क्लियर हो गई। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अब वोट नहीं डाल सकते, डालेंगे तो सीट भी जाएगी और वोट काउंट भी नहीं होगा। दूसरा, जो 8 जजेस के बारे में 2 महीने से कुछ दावे किए जा रहे थे कि 1 जज टूट गया तो 2 जज टूट गए, तो जजेस जो है उनकी राय तकसीम हो गई, तो रिव्यू के अंदर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। जनाब इन 4 सफात की वजाहत के ऊपर 8 है। यानी हुकूमत और निजाम अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद, अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद 8 में से 1 जज की राय भी तब्दील नहीं कर सका। इस पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जुडिशरी की कि एक जज भी अपने मौक़िफ़ से एक लम्हा भी पीछे नहीं हटा। अब आए कि सारे इकट्ठे करने के बाद बंदे, हुकूमत के पास से इस वक्त जो मेजॉरिटी है वो 213 की है। 8 बंदे फजलुर रहमान के अगर वहां जाते हैं तो अगली दफा फजलुर रहमान साहब 8 सीटों के लिए भी तरसेंगे। ये मैं आपको लिख के भी दे देता हूं, फजलुर रहमान साहब को अगली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं जितवा कोई नहीं जितवा सकेगा। अगर उन्होंने पब्लिक के साथ धोखा किया तो ये अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे दोबारा।
पब्लिक के साथ, और फजल रहमान साहब तो खुद कहते हैं मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता। तो ये अगर धोखा करेंगे पब्लिक के साथ तो फिर पब्लिक इनको नहीं छोड़ेगी और लोग इनको वोट नहीं डालेंगे कभी भी, क्योंकि इस हुकूमत ने जितना मारा है ना आम आदमी को, वो सारा इल्जाम फजल रहमान साहब पे पड़ जाएगा। फजल रहमान साहब के फिर भी 3 बंदे कहां से लाएंगे? अब वो 3 बंदे पूरे नहीं हो रहे। सिचुएशन ये है कि रियाज फतेहाना सिर्फ एक आजाद आदमी रह गए, लेकिन वो कनाडा में और वो वापस नहीं आते अभी, जो मेरी इतला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभी नहीं आएंगे, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, कोई कंफर्म कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रियाज फतेहाना का एक वोट बाकी है, जो इन 41 में से जो 40 हैं वो एक तरफ करें तो एक रियाज फतेहाना जिनका एफिडेविट नहीं है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अली असगर खान, ये इसलिए इन्होंने पहले बयान हल्फी नहीं दिया था, लिहाजा ये तीनों अभी अलग हैसियत में है और इनका वोट तो पड़ देंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आ जाए एक बादोजई है। बादोजई बलोचिस्तान से जो है वो जीता था, इसको जबरदस्ती नून लीग में शामिल कर दिया गया और वो बैठता अपोजिशन के साथ है, रहता भी अपोजिशन के साथ है। आदम सवाती साहब का करता है कि वो तो वोट नहीं डालेगा हुकूमत की तरमीम के लिए, तो वो बल्कि अदालत में उसको रुजू करना चाहिए कि जनाब मैं इलेक्शन कमीशन ने मुझे कैसे नून लीग के साथ डाल दिया, मैं तो उनका टिकट होल्डर ही नहीं हूं और मैं तो उनके साथ रहने नहीं चाहता। चौधरी इलियास साहब जो है वो काफ लीग में शामिल हुए थे कि काफ लीग को एक मखसूस नशिस्त मिल जाएगी, ये डाल के 213 उनके बनते हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब के ऊपर शक किया जा रहा है, क्योंकि ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब ने यह वादा किया था, कुछ लोग ये कहते हैं अपनी सियालकोट से, कि जनाब आप मुझे सीट जितवा दें, मैं पीटीआई में नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं की। चौधरी उस्मान साहिवाल से आज़ाद है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। पीर जहूर कुरैशी जो है वो भी इधर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे, इस वक्त उनकी भी यही सूरत हाल है। औरंगजेब खिच्ची, ये जनाब इनके बारे में जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट किया, ये नहीं मिल रहा है और इनके बारे में शक का इजहार अभी तक किया जा रहा है। और मुबारक जेब ने राजा रियाज की तरह, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन के लिए या जो है वो अदलिया के अंदर जो एक तरमीम करके कोशिश की जा रही है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए मैं वोट नहीं दूंगा। ये कहने के अलावा बाकी सारी दुनिया की कहानियां उसने अलिफ से लेके ये तक सुना दी मुबारक जेब ने, लेकिन क्लैरिटी नहीं आई। वैसे मुबारक जेब के बारे में मेरे पास और भी चीजें हैं, कहानियां हैं, लेकिन देखना यह है कि तो ये कानून साजी नहीं हो पाती तो मुबारक जेब कल को ये कह रहे होंगे आपको कि देखें मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा था, लेकिन अगर ये कानून साजी के लिए उनके नंबर पूरे हो जाते हैं तो मुबारक जेब का वोट नंबर 224 होगा और वो उससे अपना फायदा उठाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो मेरे पास अब तक की इतलात है वो ये है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।